हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बच्चे सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे देते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं। हाँ, ये टॉपिक अलग अलग चैप्टर्स में बटे हुए हैं, जैसे एक तो पार्टनरशिप का बेसिक्स का चैप्टर है, फिर गुडविल है, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, रिटायरमेंट है, डेथ है, एडमिशन है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर। अब अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पार्टनरशिप के बेसिक्स, फंडामेंटल्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। तो इसमें हमको डिस्कस क्या करना है, तो पहले तो हमारे लिए यही जानना जरूरी कि पार्टनरशिप है क्या, तभी तो हम अकाउंटिंग वाले पार्ट पे जा सकेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है, तो जब भी कोई भी दो व्यक्ति आपस में मिलकर कोई भी काम करते हैं तो जनरली उसको पार्टनरशिप मान लिया जाता है, चाहे कुछ भी करें। और यहां पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्यों? अकाउंटिंग बिजनेस में होती है तो बिजनेस की बात हो रही है। तो पार्टनरशिप, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी व्यवसाय को चलाने और उसके लाभ हानि को बांटने के लिए एक समझौता है, जिस व्यवसाय को कोई एक पार्टनर सभी की तरफ से या सभी पार्टनर मिलकर चलाते हैं। तो ये पार्टनरशिप की डिफिनेशन है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू ऑपरेट एनी बिजनेस एंड डिवाइड देयर प्रॉफिट। ठीक है, विच इज कैरिड ऑन बाय एनी वन पर्सन और ऑल ऑफ देम एक्टिंग टुगेदर। तो ये पार्टनरशिप का जो सिंपल डिफिनेशन है, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और यही जनरली हमको हर जगह मिलेगा भी किताब में। सबसे पहला डिफिनेशन यही मिलता है। बहुत सारे अलग भी डिफिनेशंस है, लेकिन हमको अलग डिफिनेशन से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। तो अगर आप डिफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और पार्टनरशिप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। ठीक है, बिना दो व्यक्ति के पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। कम से कम दो लोग तो चाहिए ना। मैं समझौता किससे करूंगा? खुद से समझौता थोड़ा ना करूंगा, तो किसी न किसी से समझौता होना चाहिए। तो उसके लिए दो आदमी कम से कम जरूरी है। तो पार्टनरशिप जनरली दो आदमी या दो से अधिक आदमी के द्वारा ही शुरू किया जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि एक समझौता होना चाहिए। आप कोई भी लेन देन किसी भी व्यक्ति से करते हैं तो एक या तो इंप्लाइड या फिर एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट होता है उसके साथ। ठीक है, अब वो एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ठीक, किसी से भी ट्रांजेक्शन करें, आप दुकान पे जाते हैं, आप उसको पैसा देते हैं, वो सामान देते हैं, ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही है, एग्रीमेंट है कि हाँ ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ, आप सामान दीजिए। ठीक, हमने कुछ बोला नहीं, उसने भी एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन यस हमारे बीच में एग्रीमेंट है। हमने किसी को उधार खरीदने के लिए पैसा दिया, मैंने कहा कि ये पैसे रखिए और हम मेरे घर पे सामान भिजवा दीजिएगा, ये भी एग्रीमेंट ही है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्रीमेंट के अंदर आती हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। आप अगर कोई भी चीज मिलके किसी के साथ कर रहे हैं तो वहां पे एग्रीमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अब ये एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, यानी कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो ओरल और रिटन क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने किसी को मुजबानी बोल दिया कि हाँ ठीक है हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं और 50% प्रॉफिट तुम्हारा 50% मेरा, हम बिजनेस को ऐसे चलाएंगे, हम सैलरी लेंगे, तुम कमीशन लेना, ऐसे करके जो भी बातें डिस्कशन होंगी वो हमने मुजबानी ही कर ली, मुंह से ही बोल दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरल। कहीं पे इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? ये चीजें जो है ओरल है तो मैंने बोला, उसने सुना, उसने सहमति दी, बात खत्म, यहीं पे बात खत्म हो गई। लेकिन इस मामले में रिस्क है। अगर दोनों में से कोई भी आदमी अपनी बात से मुकर गया तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमारे बीच में ऐसी कोई बात हुई थी। इसीलिए ज्यादातर जो पार्टनरशिप आप रियल लाइफ में देखते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, वो बाद में टूट जाते हैं, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। डिस्प्यूट जैसे ही होता है पार्टनरशिप खत्म। क्यों? एग्रीमेंट किया ही नहीं तो कोई प्रूफ ही नहीं है। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक कह रहा है कि नहीं हम तो सब 50% प्रॉफिट का बात हुआ था, लेकिन शुरू में मान लीजिए हुआ था 70-30। अब
अब 50% प्रॉफिट पे 70% वाले को गुस्सा आ जाएगा, कहेगा कि नहीं तुम 30% बोला था। तो ये सब तरह की जो चीजें होती है ना, ये झगड़ा उत्पन्न करते हैं, झगड़ा शुरू करते हैं, झगड़ा शुरू होते ही पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिटन एग्रीमेंट रखिए। रिटन एग्रीमेंट में क्या है, आपके पास प्रूफ है, जो बातें आपके बीच में हुई हैं उसका प्रूफ है आपके पास, ठीक है। तो एग्रीमेंट रिटन होगा या ओरल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिफर्ड है कि आप रिटन ही रखें। नेक्स्ट आता है कि एक वैलिड बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस। वैलिड और लीगल मतलब कि ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो गैर कानूनी है, ठीक है। उटपटांग टाइप के कोई भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो रेस्ट्रिक्टेड है, तो उन सब चीजों में पार्टनरशिप की बात नहीं की जाती है, ठीक है। तो इलीगल बिजनेस को हम छोड़ के चलते हैं। तो ऐसा बिजनेस जो वैलिड हो, लीगल हो, उसकी बात होती है, तो होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप में किस चीज में एंटर रखेंगे, किस चीज को चलाएंगे, किस चीज का प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए। प्रॉफिट का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत लोगों को मिलता है बिजनेस का, बट सबको हम पार्टनर नहीं कह सकते हैं। अगर हमने एम्प्लॉय रखा है तो वो भी एक तरह से हमसे पैसे लेता है, ठीक है, लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, है ना। बहुत सारे एजेंट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो उन सबको हम पार्टनर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस से उनको कोई मतलब नहीं। हमारा प्रॉफिट होगा तो भी उनको पैसा मिलेगा, हमारा लॉस होगा तो भी उनको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए हम उनको पार्टनर नहीं कह सकते। अब इसके बाद बात आती है कि जो पार्टनरशिप है वो किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा मिलके चलाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? तो पार्टनरशिप में जो बिजनेस है, हम ऐसा भी एग्री कर सकते हैं कि कोई एक चलाएगा, बाकी सब घर पे बैठेंगे, या फिर हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि सब मिलके चलाएंगे। किसी अपना अपना डिपार्टमेंट मान ले, कोई अकाउंट्स देख रहा है, कोई सेल्स देख रहा है, कोई प्रोडक्शन देख रहा है, तो कुछ भी है, इस तरह से एग्रीमेंट करके आप बिजनेस चला सकते हैं। तो कोई एक भी चला सकता है, सब मिलके भी चला सकते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि पार्टनर्स को अगर दायित्व पार्टनरशिप का चुकाना है और पार्टनरशिप की संपत्ति कम पड़ रही है, एसेट्स कम है दायित्व से, तो पार्टनर्स को अपने घर से भी पैसा लाके देना होगा, और उतना पैसा देना होगा जब तक कि या तो प्रॉपर्टी उनका ना खत्म हो जाए या लायबिलिटी ना खत्म हो जाए। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इसी को बोला जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जितना आपने बोला या आपने लिख के दिया या गारंटी दी, उतना पैसा ही आपको देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितनी लायबिलिटी होगी आपको पूरा का पूरा भरपाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास उतनी प्रॉपर्टी है तो, प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो ठीक है, बात खत्म। तो अनलिमिटेड का मतलब ये होता है। ओके, तो ये जो पॉइंट्स थे ये पार्टनरशिप के फीचर्स में आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लोग पार्टनर क्यों बनाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से भी तो हम चला सकते हैं काम, यानी कि खुद अकेले बिजनेस करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारा, किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं बिजनेस की, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको पार्टनरशिप में एंटर होना पड़ता है। मतलब अब वो आवश्यकताएं क्या है? तो सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता, ठीक है। एक आदमी कितना भी पूंजी लगाए, अगर फिर भी कमी पड़ जाए तो कोई ना कोई सोर्स से हमको पैसा तो चाहिए। अब पैसा चाहिए तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो हम बैंक के पास जा सकते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार के पास जा सकते हैं, या फिर पार्टनर बना सकते हैं, ठीक। बैंक के पास जाएंगे, रिश्तेदार के पास जाएंगे, तो हो सकता है कि अब रिश्तेदार भी एक लिमिट तक ही आपको पैसा दे सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, तो वो आपको एक लिमिट तक पैसा दे सकते हैं। बैंक के पास जाइएगा तो वो ब्याज लेगा, ठीक है। और वो भी समस्या उसके साथ ये है कि ब्याज वो तब भी लेगा जब आपको लॉस होगा। आपके प्रॉफिट लॉस से बैंक को कोई मतलब नहीं है, वो आपसे ब्याज लेगा ही लेगा। लेकिन पार्टनर के केस में ऐसा नहीं है। पार्टनर के केस में आपको क्या होगा? आप पार्टनर बनाएंगे, वो पैसे लेके आएगा, और जब प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पार्टनर के साथ यहाँ पे बेनिफिट है। दूसरा, हमको कभी कभी
कुछ एडिशनल नॉलेज की जरूरत होती है। तो फिर से वही बात, अब एडिशनल नॉलेज की जरूरत है, जैसे हमको मान लीजिए अकाउंट्स का काम नहीं आता, तो अकाउंट्स के लिए काम के लिए हमको किसी को रखना पड़ेगा, विशेषज्ञ टाइप का लोग है, या कोई टेक्निकल ऐसी चीज है जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और वेबसाइट डेवलपमेंट है, इन सब कामों के लिए तो कोई एक टेक्निकल व्यक्ति चाहिए। तो ऐसे तो हम एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको पार्टनरशिप में ही रखें, ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय होगा तो फिर से वही बात, उसको सैलरी देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हारा सैलरी इस साल नहीं देंगे क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, वो नहीं मानेगा। तो उसको आपको दोनों सिचुएशन में सैलरी देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको पार्टनर बनाते हैं तो हमको उसको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी पार्टनरशिप बेटर है। बट जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, जब हमको लगता है कि हाँ इनकम मेरा इतना हो रहा है कि छोटे मोटे एम्प्लॉय के लिए हमको वो नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम ज़्यादातर को सैलरी पे ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो छोटा मोटा अमाउंट बहुत ज़्यादा कंसीडर हम नहीं करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ कि किस लिए ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे कभी कभी हम किसी को एक तरह से साइलेंट पार्टनर होता है कि बिजनेस में काम नहीं कर रहा है, बस उसका नाम यूज कर रहे हैं, हम कुछ भी एडिशन वो नहीं कर रहा, उसके नाम से हमको बेनिफिट मिल रहा है ना। जैसे अगर हमको स्पोर्ट्स का कोई काम करना है तो हम विराट कोहली को पार्टनर बना लिए, हम वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, हम धोनी को पार्टनर बना लिए। तो ये सब क्या होगा, इनके नाम अगर जुड़े हुए हैं तो ही बस हमारे बिजनेस का जो बिक्री है, सेल है, वो बढ़ जाएगा। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट है तो फिर हम जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम अब वो तो हमारे साथ आके बिजनेस चला नहीं सकते, तो हम उनका नाम यूज करते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा उनको देते हैं और बस वो अपना नाम हमको यूज करने देते हैं, तो उससे भी हमको बेनिफिट होता है। तो इस तरह के भी पार्टनर होते हैं। तो ये सब कुछ कारण है कि लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस क्यों होता है पार्टनरशिप में, ये तो आपको पता चल गया। पार्टनरशिप क्या है ये भी पता चल गया, ठीक है। मैंने आपको फीचर्स भी बता दिए, ठीक। अब फीचर्स के बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है, मौखिक या लिखित कुछ भी हो सकता है। मौखिक की बात हमको नहीं करनी है, मौखिक की बात होती है समझबानी होती है, तो उसमें कौन क्या बात करता है उसकी हम डिटेल किसी के पास नहीं होती। लेकिन जो लिखित है उसमें क्या क्या जनरली होता है, ठीक है, लिखित एग्रीमेंट में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता है। तो एक सोचने वाली बात ये है कि जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम कहते क्या है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, हिंदी में बात करें तो साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड it is a written agreement between partners. It works as proof or evidence in case of any dispute. कोई भी झगड़ा होता है तो ये हमारे लिए सबूत का काम करता है। रिटन एग्रीमेंट है, अब हम इस बात से मुकर नहीं सकते। क्यों? रिटन एग्रीमेंट एक तो पहले स्टाम्प पेपर पे होता है, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प, और उस पे एक सर्टेन अमाउंट होता है, सर्टेन अमाउंट पे हम जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, वो लिख देते हैं, और उसको लिखने के बाद हर पेज पे पार्टनर्स के साइन होते हैं, ठीक है, और कुछ गवाह के भी साइन लिए जाते हैं। ये जो एग्रीमेंट बना था तो हम उस वक्त वहां पे मौजूद थे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे क्या है कि अब जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई पार्टनर जिसको भी नुकसान हो रहा है वो सीधे कहेगा कि देखो पार्टनरशिप डीड में तो ये लिखा हुआ था, और अगर फिर भी नहीं मानेगा तो वो कोर्ट में जा सकता है उस डीड को लेकर, और कोर्ट भी उसके पक्ष में फैसला दे देगा। तो डिस्प्यूट का सवाल लगभग खत्म हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि डिस्प्यूट का कारण बनती है अगर पार्टनरशिप डीड में न लिखी हो तो। कभी कभी ये भी होता है कि डीड बना तो लिया लेकिन उसमें कुछ चीजें छूट गई, कुछ आइटम्स छूट गए, तो फिर वो हम पार्टनरशिप एक्ट से देखते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में जनरली क्या क्या चीजें लिखी जाती है। तो मैं 8-10 आइटम्स के नाम बता देता हूँ, उतना ही याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा याद रखना नहीं है। कुछ मैं बता दूंगा, कुछ मैं लिख दूंगा। सबसे पहले
नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर्स का जो नाम है, उनका जो पता है, वो चीजें होती हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का क्या नाम है, उसका क्या पता है, वो लिखा होता है। एक दो और चीजें हैं, जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस किस चीज का हम करेंगे वो भी लिखा होता है, बिजनेस या ऑपरेशन या प्रोडक्ट जो भी है वो डिटेल्स होती हैं। और किस दिन से पार्टनरशिप शुरू हुआ है, डेट ऑफ एग्रीमेंट, वो भी लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितना लगाया, बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले कैपिटल ही तो लगाएंगे, पूंजी की बात नहीं होगी, पैसे की नहीं बात होगी, तो फिर बिजनेस शुरू किस चीज से करेंगे हम, तो कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग बहुत जरूरी होता है बिजनेस में, तभी पार्टनर्स कहलाता है कोई, तो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, कैपिटल अगर पार्टनर लगाता है तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा उसको, और अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको कितना ब्याज फर्म को देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन, ये भी पार्टनर्स के ही बारे में है। तो पार्टनर्स की क्या सैलरी होगी, किसको सैलरी मिलेगा और किसको कमीशन मिलेगा, ये सारी चीजें भी होती हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे किस प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा, ये चीजें हैं। कंडीशन और प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर पार्टनर को हमको एडमिट करना है, रिटायर होना है किसी पार्टनर को, या कोई मर जाता है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, ये सारी चीजें वहां पे आती हैं। ये तो अकाउंटिंग कर देता हूं मैं यहां पे, अकाउंटिंग रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। उसी तरह से डिसोल्यूशन के टाइम पे हम क्या क्या करेंगे, और पार्टनर्स के जो अधिकार है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, तो उसके क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, ये सारी चीजें होती है। हो सकता है कि इसमें ये भी लिखा हो कि अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको हम किस तरह से सुलझाएंगे, किस अथॉरिटी को हम के पास जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में मिल जाएगी। तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए जो जो बातें जरूरी होती हैं वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ठीक है, तो ये है आपका पार्टनरशिप डीड। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल उठ के आता है जिसके आधार पे छोटे मोटे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, या बड़े क्वेश्चन के बीच में ऐसे छोटे मोटे टॉपिक भी घुसा देते हैं। वो क्या है, तो वो ये है कि प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। किसके प्रोविजंस, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहने का ये मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, या पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं लिखी हुई है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट का सहारा लेंगे। उसमें जो बातें लिखी होंगी वो उसको हम यूज करके विवाद सुलझाएंगे। देखिए, पार्टनरशिप डीड शुरू में जब प्रारंभ का टाइप था तो कुछ कुछ लोग ही पार्टनरशिप डीड रखते थे। क्यों? क्योंकि उतनी जानकारी होती नहीं थी, उनको लगता था कि कोई जान पहचान, क्योंकि पार्टनरशिप जनरली जान पहचान के आदमी के साथ ही होती है, तो पार्टनरशिप जान पहचान वाले के साथ है तो हमको कुछ एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, भरोसे वाली बात है। ठीक, लेकिन जब डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो डीड की बात आ गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग डीड नहीं बनाते थे। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो सरकार ने सोचा कि इस एक्ट को हम अगर इसके नियम को यूज करेंगे, कुछ ऐसे नियम बना देते हैं जिसके आधार पर ज्यादातर डिस्प्यूट होते हैं, तो उस नियम को हम यूज कर लेंगे डिस्प्यूट को सुलझाने में। जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे विवाद हो गया, तो बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा जाएगा। आपका कितना पैसा लगा नहीं लगा उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर मिलेगा अगर आप पार्टनर हैं तो। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट सुलझाने का एक तरीका था कि भाई आपने पार्टनरशिप डीड नहीं किया, वो आपकी गलती थी, अब बराबर बराबर प्रॉफिट बांट लीजिए चुपचाप। तो ये चीजें जो हैं वो हमने सुलझाने के लिए, विवाद सुलझाने के लिए, तो मैं उसको भी लिखता हूं यहां पे। Provisions of Partnership Act 1932 applicable in absence of partnership deed। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं और वो कब कब एप्लीकेबल होंगे। ठीक है,
तो ये सिचुएशंस है, डिस्प्यूट है, कहने का मतलब कि ऐसी सिचुएशन जब अराइज होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर डिस्प्यूट होगा तो इक्वल माना जाएगा। मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर झगड़ा लाभ विभाजन अनुपात के लिए हो रहा है तो सबके बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा। 2 पार्टनर है तो आधा आधा, 3 पार्टनर है तो 1/3 तीनों को मिल जाएगा, 4 पार्टनर है 1/4 सबको मिल जाएगा। तो जितने भी पार्टनर है सबका रेशियो सेम होगा, 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है अगर लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं लेंगे पार्टनर से। पार्टनर का बिजनेस है, पार्टनर इसमें से पैसे निकाल के ले जा रहा है, तो अगर नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट में तो हम पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हम मतलब फर्म, हम नहीं चार्ज करेंगे, मतलब फर्म चार्ज नहीं करेगा। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, तो फर्म साझेदारों को कोई कमीशन भी नहीं देगी, कोई सैलरी भी नहीं देगी अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है या डीड में इसकी बात नहीं है, डीड ही नहीं है या उसमें नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने लिखा है तो इसका मतलब है कि या तो डीड नहीं है या डीड में ये बात नहीं लिखी हुई है। तो दोनों सिचुएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो अगर कोई पार्टनर लोन देता है कैपिटल के ऑब्वियसली एडिशन में कोई लोन देता है तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, 6% पर एनम की रेट से, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये जो दोनों है वो एडिशन में दिए जाते हैं। जनरली जो मेन टॉपिक है क्वेश्चन से रिलेटेड वो यहीं तक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एडमिशन किसी भी नए पार्टनर का तभी होगा जब सभी साझेदार सहमत हैं। यहाँ पे जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं पार्टनरशिप में, उसमें बहुमत वाला काम नहीं चलता है कि 4 पार्टनर 3 बोल दिया तो हो जाएगा, नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है, चुनाव नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर डिसीजन लिया जाता है तो चौथे पार्टनर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो सभी की सहमति इसीलिए जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर असहमत है तो वो डिसीजन अमान्य होगा, मतलब वो नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सभी पार्टनर्स की सहमति, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। उसी तरह रिटायरमेंट भी होगा तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होगा, या अगर रिटायरमेंट के बारे में कोई प्रोविजन दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में तो उसके अनुसार होगा रिटायरमेंट। डेथ के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। डेथ के बारे में अगर कंडीशन रखेंगे, ऐसा कहेंगे कि नहीं मरना है तो साल के अंत में ही मरना होगा, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो डेथ कभी भी हो सकती है, तो उसमें हम अकाउंटिंग की केवल बात करते हैं। हाँ, रिटायर होना है अगर पार्टनर को तो उसके लिए हम शर्त रख सकते हैं कि अच्छा साल के शुरू में होना होगा या साल के अंत में होना होगा, बीच में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मृत्यु के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो ये है रिटायरमेंट। एक दो और चीजें हैं, जैसे हम माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते हैं। कोई पर्सन विद अनसाउंड माइंड है, यानी कि जिसका दिमाग थोड़ा मतलब गड़बड़ है, तो उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। क्यों इनको पार्टनर क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो माइनर होते हैं, जो पर्सन विद अनसाउंड माइंड होते हैं, वो किसी भी एग्रीमेंट पे वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते, सहमति नहीं दे सकते। उनके सहमति का कोई भरोसा नहीं है, उनके सहमति को मान्यता नहीं है। तो अगर आप उनसे साइन लेते हैं तो वो साइन किसी भी काम का नहीं है, कोर्ट उसको अमान्य कर देगा। आप साइन करवा के भी अगर कोई काम करवा लेते हैं तो भी वो नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए उनको पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सभी पार्टनर सहमत हो जाते हैं कि हाँ किसी को हम साझेदारी में से कुछ पैसा दे देंगे, लाभ दे देंगे, ठीक है। तो उस माइनर के लाभ के लिए हम उसको साझेदारी में एक तरह से रख सकते हैं। लेकिन अगर सीधा आपसे सवाल पूछा जाए क्या माइनर को साझेदार बनाया जा सकता है, तो नहीं, केवल अगर इतना सवाल है तो। हाँ, फिर अगर उसमें एडिशन कर दिया कि नहीं किसी भी सिचुएशन में नहीं, तो बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर उसके लाभ के लिए सभी साझेदार सहमत हो जाते हैं तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। तो ये कहने वाली बात है, ठीक है। अनसाउंड माइंड को तो बिल्कुल ही नहीं बनाया जा सकता। ऐसा माइनर वाला जो केस आया वो इसलिए आया कि जैसे कोई पार्टनर साझेदार कोई मर जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी है, अब उसको भले ही जो मर गया पार्टनर उसका पैसा तो मिलेगा, लेकिन रेगुलर इनकम उसकी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए सभी साझेदार ऐसा कर सकते हैं भलाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोविजंस हैं जो तब यूज होंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा या पार्टनरशिप डीड में वो बातें नहीं लिखी होंगी। तो ये अभी तक का आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है।
तो अगर आपको इस पूरे टॉपिक में जो मैंने आज क्लास में बताए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो आप YouTube में कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमें बता सकते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।